हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में स्टैटिक जीके में मैं आपको पढ़ाऊंगा मिसाइल। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिसाइल से आते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिसाइल में कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं आपको मिसाइल एक एक करके भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें बताऊंगा क्या याद रखने का होता है, लेकिन पहले आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि भारत ने मिसाइल बनाए कैसे। तो इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको मैं दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले एक आपको बेसिक थोड़े बता देता हूं। जैसे आप इस मिसाइल को देखिए, ये मिसाइल जो है ये आप कहां से छोड़ रहे हैं? ये आप जमीन से छोड़ रहे हैं, राइट। यानी कि सरफेस मतलब होता है जमीन। तो ये अब अगर मान लो इसका टारगेट एक विमान है, आप इस विमान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये कोई विमान उड़ रहा है, ठीक है। इस विमान को आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो ये आप हवा में भेज रहे हैं, तो ये हो गई सरफेस टू एयर मिसाइल। जहां से छोड़ते हैं वो हमेशा ऊपर लिखते हैं, फिर टू लिखते हैं और बाद में लिखते हैं जहां हमारा टारगेट होता है, ठीक है। यानी सोर्स पहले लिखते हैं और बाद में लिखते हैं टारगेट। अब मान लो शत्रु का कोई यहां पे ट्रक खड़ा हुआ है और मुझे ये मिसाइल मार के ये ट्रक पे गिरानी है, तो वो हो गई सरफेस। क्योंकि मैं छोड़ रहा हूं सरफेस से, तो सरफेस हो गई, तो हम लिखेंगे सरफेस टू। ये जमीन पे ही खड़ा है तो हम इसको लिखेंगे सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। तो मिसाइल किस तरह की है ये डिपेंड करता है आप उसे कहां से छोड़ रहे हो और उसका टारगेट कहां है। अब इमेजिन करो, यहां पे देखो, ये जो मिसाइल छोड़ी है मैंने, ये एक विमान से छोड़ी है। तो इसका सोर्स क्या है, कहां से छोड़ी है? एयर। अब ये अगर जमीन पे जा रही है मारने, कहीं पे जमीन पे गिरा रहे हो, तो ये हो गई एयर टू सरफेस मिसाइल। लेकिन ऐसा भी संभव है कि इस विमान के आगे कोई दूसरा विमान उड़ रहा है और आपने उस विमान को मारने के लिए मिसाइल छोड़ी है, राइट। ये भी हो सकता है कि कोई विमान नीचे उड़ रहा हो, यहां पे उस विमान को गिराने के लिए मिसाइल छोड़ी हो। तो फिर उस केस में आपका स्रोत भी एयर है और आप मार भी हवा में रहे हो, यानी आपका टारगेट भी हवा में है, तो वो हो गई एयर टू एयर मिसाइल। इस तरह से एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, कई तरह की मिसाइल हो सकती हैं। तो कितने तरह की मिसाइल होती हैं, और ये जो मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूं ये बेस्ड है लॉन्च मोड के ऊपर। लॉन्च मोड मतलब आप कहां से छोड़ रहे हो और कहां मारने वाले हो। तो सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह, सरफेस टू एयर, सतह से हवा, सरफेस टू सी मिसाइल। अब इसका क्या मतलब है? मान लो समुद्र है, ये पूरा समुद्र है, समुद्र में शत्रु का कोई जहाज खड़ा हुआ है, ये जहाज है, राइट, ये जहाज है। अब आपने समुद्र के पास यहां से मिसाइल छोड़ी, यानी वो सरफेस है क्योंकि वो तो जमीन है, लेकिन समुद्र के पास है तो हमने उसको कोस्ट बोल दिया, यानी तट है ये समुद्र का। यहां से छोड़ी मिसाइल किसको मारने के लिए? जहाज को। और जहाज कहां पे है? समुद्र के अंदर, तो सरफेस टू सी हो गई। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। एयर टू एयर, हवा से हवा, हवा से सतह, सी टू सी। अब मिसाइल जो है वो जहाजों से भी छोड़ी जाती। तो आपने जहाज के ऊपर मिसाइल रखी हुई है और दूसरे जहाज को मारने के लिए आपने मिसाइल छोड़ दी, तो सी टू सी हो गई वो, सी टू सी। फिर सी टू सरफेस। अब ऐसा भी हो सकता है कि समुद्र से आपने छोड़ी मिसाइल कि यहां जमीन पे मारने के लिए, तो वो हो गई सी टू सरफेस। और एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल बिल्कुल सिंपल होती है। अगर सामने से शत्रु का टैंक आ रहा है, शत्रु का जो है टैंक आ रहा है और आपने यहां से मिसाइल छोड़ी टैंक को उड़ाने के लिए, तो वो है एंटी टैंक मिसाइल। जैसे नाग है, जैसे हेलिना है, या संत मिसाइल है, या ध्रुवस्त्र है। आऊंगा उन पे, बताऊंगा आपको, पहले कंसेप्ट क्लियर करवा दूं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया क्लासिफिकेशन क्या है मिसाइल का, क्योंकि बहुत बच्चों को तो यही क्लियर नहीं होता ये सब क्या होता है, सरफेस टू सरफेस और ये सब। अब बड़े आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन पे, ठीक है, जो बताती है कि मिसाइल जो है वो किस तरह की है, यानी या वो बैलिस्टिक मिसाइल है या वो क्रूज मिसाइल है। तो मिसाइल जो होती हैं वो दो ही तरह की होती हैं, या तो वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है या क्रूज मिसाइल होती है। अच्छा, मिसाइल की एक क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे भी होती है कि मिसाइल में इंजन किस तरह का है, ठीक है ना, इंजन किस तरह का है, या उसमें ईंधन किस तरह का है। जैसे फॉर एग्जांपल एक होती है सॉलिड प्रोपल्शन मिसाइल। सॉलिड प्रोपल्शन मिसाइल में जो फ्यूल होता है वो सॉलिड होता है, जो ईंधन या फ्यूल होता है वो सॉलिड होता है। एक होती है लिक्विड प्रोपल्शन इंजन। तो इंजन में किस तरह का
इंजन किस तरह का है, सॉलिड प्रोपल्शन इंजन है तो सॉलिड प्रोपल्शन मिसाइल, लिक्विड प्रोपल्शन इंजन है तो लिक्विड प्रोपल्शन मिसाइल। अच्छा, एक हाइब्रिड भी होती है, हाइब्रिड मिसाइल। हाइब्रिड मिसाइल में हाइब्रिड इंजन होता है, यानी वो सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा, दोनों का इस्तेमाल करेगा। फिर एक इंजन होता है जिसको बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। अगर उसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा है तो क्रायोजेनिक मिसाइल हो गई। अगर उसमें स्क्रैम जेट इंजन लगा है तो स्क्रैम जेट मिसाइल हो गई। अगर उसमें राम जेट इंजन लगा है तो राम जेट मिसाइल हो गई। उतना हम टेक्निकल नहीं जाएंगे, ये तो आपको इंजीनियरिंग, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको उसमें पढ़ना होता है ये तो, कि भाई क्रायोजेनिक इंजन लगा है कि स्क्रैम जेट है कि राम जेट, ये सब आपके लेवल के उसका नहीं है आपको। हाँ, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि भाई कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है कि क्रूज मिसाइल है। अब बैलिस्टिक और क्रूज में मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं क्या होता है। देखो, ध्यान से देखो, ये यहां से छोड़ रहे हैं ए और ये है बी, ठीक है। मुझे बी मेरा है टारगेट, यानी मुझे बी को खत्म करना है, और ए है मेरा स्रोत यानी सोर्स, जहां से मैं मिसाइल को छोड़ रहा हूं। तो ये मैंने मिसाइल को छोड़ा, ठीक है, ये मेरी मिसाइल गई। अब ये मिसाइल क्या करेगी, एक तो होता है एरोप्लेन। आपने एरोप्लेन को कभी उड़ते हुए देखा है? एरोप्लेन कैसा उड़ता है? एकदम सीधा। एरोप्लेन ऐसे उड़ता है, देखो, ये एक एयरपोर्ट है, ये उसकी हवाई पट्टी है, और ये दूसरा एयरपोर्ट है, ये उसकी हवाई पट्टी है। एरोप्लेन क्या करेगा, यहां से पहले तेजी से भागेगा, फिर ऊपर उड़ेगा, फिर सीधा उड़ेगा, और फिर यहां पे ऐसे लैंड करेगा, और फिर वो रुक जाएगा। बिल्कुल क्लियर? यहां से एरोप्लेन तेज भागा इस हवाई पट्टी से, ऊपर उड़ा ऊपर की तरफ, फिर एकदम सीधा, फिर नीचे आके वो इसको अपने उतर जाएगा। यानी एरोप्लेन जो है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है क्रूज सिस्टम का। एरोप्लेन क्रूज। क्या एरोप्लेन कभी पृथ्वी की वातावरण के बाहर निकलता है? ऑब्वियसली नहीं निकलता। पृथ्वी के वातावरण के कभी बाहर नहीं निकलता। एक एरोप्लेन उड़ता है 20,000 फुट 30,000 फुट की ऊंचाई पे, जो कि बिल्कुल समताप मंडल तक पहुंच पाता है, बस स्ट्रेटोस्फीयर जिसे बोलते हैं। तो हवाई जहाज जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ता है। यानी कि जो क्रूज मिसाइल होती है वो क्या करती है, वो पृथ्वी का जो वातावरण है, ये पृथ्वी का वातावरण है, इसके बाहर नहीं जाती। वो पृथ्वी के वातावरण में ही रहती है और धरती के रिलेटिवली नजदीक उड़ती है और अपने टारगेट को हिट करती है। ये जो लिफ्ट जनरेट करती है, फोर्स होता है लिफ्ट, जैसे एरोप्लेन होता है। एरोप्लेन कैसे उड़ता है? लिफ्ट से तो उड़ता है। एरोप्लेन पहले स्पीड पकड़ता है, फिर उड़ जाता है। जब वो उड़ता है तो लिफ्ट फोर्स जनरेट करता है और उसी से वो उड़ता है, ठीक है। तो क्रूज मिसाइल भी लिफ्ट के सिद्धांत पे चलती है और वो जो है पृथ्वी के वातावरण से बाहर नहीं निकलती है। कोई डाउट यहां पे? तो ये मैं क्रूज मिसाइल जो है ये रब कर रहा हूं और मैं आपको बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ा समझा देता हूं, बैलिस्टिक कैसे काम करती है। देखो, बैलिस्टिक बिल्कुल डिफरेंट मिसाइल होती है। बैलिस्टिक क्या होती है, आपने ये टारगेट है ए और बी को हिट करना है, तो क्रूज तो ऐसे जाएगी, ये उड़ी क्रूज, या तो ये एकदम सीधी जाएगी या थोड़ा सा उड़ेगी, फिर सीधी जाके फिर ऐसे हिट कर देगी, ये क्रूज है। लेकिन बैलिस्टिक ऐसे जाएगी, ऐसे। तो बैलिस्टिक क्या है, पहले यहां कहीं धरती का वातावरण खत्म हो जाता है, तो बैलिस्टिक मिसाइल हमेशा धरती के वातावरण के बाहर निकल जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंतरिक्ष में चली जाती है, धरती के वातावरण से निकल के फिर लौटती है और फिर अपने टारगेट को हिट करती है। यानी पहले धरती के वातावरण से बाहर निकल जाएगी, फिर वापस आएगी और फिर अपने टारगेट को हिट करेगी। इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है, बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू बहुत ही ज्यादा लंबे डिस्टेंसेस को कवर किया जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक मिसाइल होती है जिसको बोलते हैं आईसीबीएम। भारत के पास अभी तक कोई एक अच्छी आईसीबीएम नहीं है। इवन हमारे पास जो अग्नि 5 है, अग्नि 5 वो ज्यादा से ज्यादा 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक जा सकती है। यानी आज भी भारत को अगर अमेरिका पे मिसाइल गिरानी है तो भारत नहीं गिरा सकता, हमारे पास है ही नहीं कि मिसाइल उतनी दूरी पर पहुंच जाए, ठीक है। अच्छा, मिसाइल गिरने का मतलब क्या होता है? तो ये जो मिसाइल होती है इसके ऊपर ये लगा होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, यानी पेलोड, इसे पेलोड कहा जाता है। अब वो आप न्यूक्लियर बॉम्ब है तो न्यूक्लियर बॉम्ब लगा दो, कुछ भी लगा दो ऊपर। तो जब ये मिसाइल आप छोड़ते हो, बैलिस्टिक मिसाइल की बात हो रही है, तो वो क्या करती है, वो धरती के वातावरण के जब ऊपर जाती रहती है तो वो अपना जो यूजलेस पीछे का पार्ट है वो उसे गिरा देती है, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ उसको एक वेलोसिटी देता है धरती की वातावरण से बाहर निकलने के लिए। आपने एस्केप वेलोसिटी सुना होगा फिजिक्स में, तो एस्केप वेलोसिटी देता है। एक बार वो जनरेट हो गई तो फिर ये धरती के वातावरण से बाहर निकल जाती है, फिर आपको सिर्फ गाइड करना होता है उसे वापस आने के लिए और टारगेट को हिट करने के लिए। क्लियर? जो क्रूज मिसाइल होती है उसको गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने एक बार निशाना सेट कर दिया, ठीक है, तो सीधी वो जाके अपने टारगेट को मार गिराएगी।
ठीक है, क्रूज मिसाइल। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो बहुत अलग तरह की होती है। अब यहां पे देखो ये डायग्राम बैलिस्टिक मिसाइल का। तो मिसाइल बहुत सारी चीजों से मिलकर बनती है। ये देखो इसके कितने सारे पार्ट हैं। अब इसमें कहीं पे फ्यूल इंजन होता है, कहीं पे ऑक्सीजन टैंक होता है, कहीं पे कुछ होता है। तो ये मिसाइल आपने यहां से छोड़ी। अब ये क्या कर रही है, ये जो काले रंग में दिया हुआ है, ये धरती के वातावरण के बाहर का इलाका है, अंतरिक्ष। ये देखो अब धीरे धीरे छोटी होती जा रही है साइज में। जैसे यहां पे जब ये है तो इसने ये ऊपर वाला एरिया अपना हटा दिया या दूसरा एरिया हटा दिया। ये फाइनली जो काम की चीज है, जो बम है यहां पे, बस वो यहां पे गिरेगा। और ये देख सकते हैं, ये एक कॉन्टिनेंट है, ये दूसरा कॉन्टिनेंट है। और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है कम से कम 5500 किलोमीटर, कम से कम 5500 किलोमीटर होनी चाहिए रेंज उसकी, तब उसे आईसीबीएम बोल सकते हो। तो भारत के पास अग्नि 5 जो है बस एक आईसीबीएम है, वो भी उसकी रेंज भी अभी 8000 तक नहीं पहुंची है, वो भी कहीं 5000 5500 के आसपास है। और अग्नि 5 से अभी हमने काम लेना शुरू भी नहीं करा है। अभी तो हम अग्नि 3 के ट्रायल कर रहे हैं, अग्नि 4 और 5 के तो हमने अभी ट्रायल भी नहीं करे हैं। तो भारत चाहता है कि आईसीबीएम बनाए, राइट। और ये हो गई बैलिस्टिक मिसाइल। और ये है क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। ये क्रूज मिसाइल जो होती है ये बड़ी सिंपल होती है। ये बस अपने टारगेट को जाके सीधा हिट कर देती है, या फिर आप उसको हल्का सा एक बार प्रिसीजन वो कर दो तो अपने जाके वो हिट कर देती है। प्लेन की तरह उड़ती है सीधी और एकदम जाके सटीक अपने निशाने पे लगती है। ब्रह्मोस मिसाइल एक एग्जांपल है क्रूज मिसाइल का, राइट। तो ये डिफरेंस होता है बैलिस्टिक में और क्रूज में। और क्रूज मिसाइल जो होती है वो 3 तरह की होती है, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। अब ये बड़ा आसान है। सबसोनिक मतलब है अगर उसकी स्पीड ध्वनि की गति से कम है, साउंड की स्पीड से कम है, राइट। साउंड की स्पीड होती है, तो साउंड की स्पीड से अगर वो कम है उसकी स्पीड तो सबसोनिक। साउंड की स्पीड से 2 से 3 गुना है तो सुपरसोनिक। और अगर साउंड की स्पीड से 5 गुना से ज्यादा है तो हाइपरसोनिक। और अगर मान लो मैं बोलता हूं कि किसी मिसाइल की स्पीड जो है वो साउंड के 2 गुना है तो उसको बोला जाएगा 2 माक। 2 माक। अगर कोई मिसाइल है उसकी स्पीड साउंड की स्पीड के 5 गुना है तो मैं बोलूंगा 5 माक। अगर 7 गुना है तो मैं बोलूंगा 7 माक। माक मतलब इनटू स्पीड ऑफ साउंड। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ये वो मिसाइल है जो एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी लेती है। ये ट्रेजेक्टरी होती है इसकी बैलिस्टिक। और बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही ज्यादा जो डिस्टेंस होते हैं, हालांकि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी होती हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, मान लो 5000 8000 किलोमीटर, तो क्रूज मिसाइल नहीं जा सकती, राइट। क्रूज मिसाइल थोड़े डिस्टेंस के लिए होती है, 300 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इतने तक ही रहती है क्रूज मिसाइल। और प्रिसीजन के लिए रहती है बहुत ज्यादा। जब आपको प्रिसीजन चाहिए, मान लो आपको कोई पूरा शहर तबाह करना है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा सटीकता नहीं चाहिए। आप उस शहर पे बम गिरा रहे हो तो आपको बैलिस्टिक मिसाइल यूज करोगे। लेकिन जहां आपको प्रिसीजन चाहिए, मतलब मान लो आपको कोई शत्रु का कोई एक बिल्डिंग गिरानी है, तो उतना प्रिसीजन आपको चाहिए, तो फिर आप क्रूज मिसाइल यूज करोगे बहुत पास से। तो अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी सुननी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे और तभी आपको पता चलेगा कि मिसाइल बनाने के लिए भारत ने कितनी मशक्कत करी है, राइट। ये कहानी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, एग्जाम रिलेवेंट चीजें मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा इसी वीडियो में, जब मैं आपको सारे मिसाइल एक एक करके पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको पहले कहानी सुनाता हूं। तो देखो, भारत के पास मिसाइल होनी चाहिए, ये सबसे पहले किसने सोचा? ये सोचा सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, ठीक है। जो भारत का सबसे पहले मिसाइल प्रोग्राम है वो सोचा गया 1958 में। गरीब देश थे, खाने के लिए भी हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं था। अमेरिका और दूसरे कंट्रीज से हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी नहीं आया था, ये तो 58 का समय है। हमारे यहां खाने के लिए अन्न तक नहीं था। ऐसे में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होने लगा कि भाई मिसाइल वगैरह की क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो बहुत महंगी चीजें हैं, ये तो आप पहले देश का पेट भरो। इस तरह की एक थिंकिंग काफी ज्यादा थी उस समय में। एक कहीं ना कहीं एक सोशलिस्ट माइंडसेट भी था, क्योंकि गरीब देश थे बहुत ज्यादा। ऐसे में हंगर और ये चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन फिर भी 1958 में हमने सोचा कि भाई मिसाइल बनाएं, मिसाइल में आत्मनिर्भरता है उसे हासिल करें। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग प्लांट बनाया ट्रॉम्बे में, ठीक है। प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग प्लांट। और कोशिश की जाने लगी कि चलो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो हैं वो बनाई जाए, क्योंकि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो उसी साल हमारा पाकिस्तान से एक छोटे लेवल का युद्ध भी हुआ था। उसके बाद अभी तक तो कोई युद्ध हुआ नहीं था, क्योंकि 58 की बात कर रहे हैं, 1962 में हमारा चाइना से युद्ध हुआ था। तो अभी तक कोई हमें ऐसी नीड भी नहीं थी मिसाइल बनाने की। लेकिन फिर भी कोशिश की गई कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई जाए।
तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ ना कुछ कोशिश की जाने लगी, लिक्विड फ्यूल सस्टेनर इंजन बनाने की कोशिश की जाने लगी, और दूसरा प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग प्लांट। लेकिन ये दोनों प्रोजेक्ट फेल हो गए और इनके लिए फिर फंडिंग भी रुक गई। क्लियर? ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं डीआरडीओ ने अपने अंडर लिए थे, और डीआरडीओ की जो मेन लेबोरेटरी है जिसका नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, उसने ये दोनों प्रोजेक्ट का जिम्मा उठाया कि एक तो प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग प्लांट लगेगा ट्रॉम्बे में, और एक हम लिक्विड फ्यूल सस्टेनर इंजन बनाएंगे, लेकिन दोनों ही नहीं बन पाए। तो ये एक बड़ा झटका था। तो उसके बाद भी फिर साइंटिफिक एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं थी। हमारी जो सोच है ब्यूरोक्रेसी की वो ये थी कि ये जरूरी नहीं है। डीआरडीओ के पास उस समय तकनीकी और संगठन की कमी थी, यानी ऑर्गेनाइजेशनल शॉर्टकमिंग थे, उतना संगठन मजबूत नहीं था डीआरडीओ के पास। हमारे पास साइंटिस्ट ही कहां थे उस वक्त, हमारे पास साइंटिस्ट ही कहां थे। जो साइंटिस्ट थे वो हमारे या तो न्यूक्लियर प्रोग्राम में बिजी थे या वो हमारे इसरो वगैरह में बिजी थे, राइट। तो ऐसे में जो हमारे साइंटिस्ट थे, चाहे वो विक्रम साराभाई हो, चाहे वो डॉक्टर होमी भाभा हो, या वो सब हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में बिजी थे। तो हमारे पास कोई एक्सपर्टीज नहीं थी कि हम मिसाइल बनाएं, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम थे, सपोर्ट नहीं था पॉलिटिशियन से, इस पे राजनीति बहुत होती थी कि मिसाइल बनाएंगे, गरीब देश हैं। फिर आर्मी से भी कहीं ना कहीं ओपोजिशन था, सिविलियन ब्यूरोक्रेट जो थे उनसे भी कहीं ना कहीं ओपोजिशन था, और फाइनली दोनों प्रोजेक्ट फेल हो गए। यानी कि ना तो डीआरडीओ प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग प्लांट बना पाया, ना ही वो लिक्विड फ्यूल सस्टेनर इंजन को बना पाया, और यह कहानी चलती रही लगभग 1970 तक। इस बीच में अच्छी बात एक हुई कि फ्रांस ने हमें एक रॉकेट दिया पहली बार मई 1964 में, जो था सेंटोर रिसर्च रॉकेट, और हमने उस पर काम करना स्टार्ट किया। तो उससे कुछ ना कुछ हमें एक्सपर्टीज मिली, क्योंकि बाद में जब हमने मिसाइल फाइनली 1985 में बनानी स्टार्ट करी थी, तो हमें 20 साल का एक्सपीरियंस फ्रांस के जो रॉकेट थे उनके साथ हो गया था हमारे इंजीनियर को, क्योंकि 64 में मिला था, तो लगभग 85 में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, 83 में प्रोजेक्ट आया था, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो हमें काफी एक्सपीरियंस हो गया था। तो 1970 तक यही चलता रहा, हम एकदम फेल हो गए, मिसाइल नहीं बना पाए। अब बात करते हैं अगले 10 साल, 1971 से 1980। अब इस दौरान भी कुछ नहीं हो पाया, तो भारत की सरकार ने 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट करे। एक था प्रोजेक्ट डेविल और एक का नाम था प्रोजेक्ट वैलिएंट। प्रोजेक्ट वैलिएंट था कि भाई हम लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाएंगे जिनकी रेंज बहुत ज्यादा होगी, 8000 किलोमीटर। लेकिन अगेन टेक्नोलॉजिकल और ब्यूरोक्रेटिक रीजंस की वजह से नहीं बना पाए, ना हमारे पास साइंटिफिक एक्सपर्टीज थी, ना हमारे पास इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज थी, और यह प्रोजेक्ट 1974 में बंद करना पड़ा। प्रोजेक्ट वैलिएंट को हमें बंद करना पड़ा। फिर प्रोजेक्ट डेविल आया 1972 में। प्रोजेक्ट डेविल में हमारी यह कोशिश रही, एक काम करते हैं, रशिया से कोई रॉकेट या मिसाइल खरीद लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं, फिर उसको रिवर्स इंजीनियर करके स्टडी करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब यह होता है, आपने मान लो 4 पुर्जे मिलाकर कोई चीज बनाई, ये वो चीज बन गई, 4 पुर्जे लगे हैं। आप रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब ये खरीद लो और इसके वापस इसको पुर्जे में कन्वर्ट कर दो, जिससे आपको पता चले वो कैसे बनता है। तो हमने क्या करा, रशिया से एक छोटी सी मिसाइल खरीद ली, SA-2 सरफेस टू एयर मिसाइल खरीद ली, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके कोशिश करी। हमने देखा कि सॉलिड फ्यूल बूस्टर क्या होता है, हमने देखा 3 टन लिक्विड सस्टेनर इंजन क्या होता है, ये सब क्या होता है। लेकिन अगेन ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया और 1980 तक कुछ भी नहीं हो पाया। अब आप देखिए कि हम 1958 से स्टार्ट हुए थे ये सोचना कि मिसाइल बनाएंगे, और अब 1980 आ चुका है, 22 साल बीत चुके हैं और कुछ भी नहीं हो पाया है। इस बीच कुछ चीजें हम हुई, जैसे हमने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट करा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, क्योंकि इंदिरा गांधी न्यूक्लियर बम बनाना चाहती थी। तो 1974 में जो है उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट भारत का करवा दिया। यह पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था, यह न्यूक्लियर पावर बनने के लिए नहीं था, बल्कि यह था कि हम न्यूक्लियर शक्ति का इस्तेमाल करेंगे पीसफुल पर्पज के लिए। अमेरिका वगैरह से प्रेशर भी बहुत रहता था कि न्यूक्लियर बम नहीं बना सकते। फिर फाइनली क्या हुआ, जब हम न्यूक्लियर टेस्ट हमने करा, थोड़ी हमारी हिम्मत बढ़ी, और इस दौरान कहीं ना कहीं हमारा जो स्पेस प्रोग्राम था उसको भी बल मिल रहा था। जैसे हमने 70s में आर्यभट्टा सैटेलाइट थी, 75 में छोड़ी। आर्यभट्टा पहली सैटेलाइट थी जो हमने छोड़ी थी। उससे पहले हमने एक छोटी सी सैटेलाइट पे काम करा, रोहिणी सैटेलाइट, हमने उस पर काम करा, रोहिणी इंजन बनाया। तो कुछ ना कुछ हमारा मोटिवेशन बढ़ रहा था। सबसे बड़ा फर्क कब आया, 1982 में क्या हुआ, हमने एक कमेटी बनाई और हमने सोचा कि भाई इस बार तो कुछ भी हो जाए, हम मिसाइल बना के रहेंगे। तो इस कमेटी ने 1 साल के बाद यानी 1983 में स्टार्ट करा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम। तो यह प्रोग्राम जो था, यह आइडिया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। यह पहली बार था जब भारत ने एक अच्छे तरह से सोच लिया भाई अब तो हम बनाएंगे, यानी हमारा जो मिसाइल डेवलपमेंट का प्लान था उसमें डिसाइसिव शिफ्ट हुआ।
ठीक है। और ये प्रोग्राम फाइनली 1983 में स्टार्ट हुआ, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये डीआरडीओ ने स्टार्ट करा और ये इसमें पहली बार भारत में नेताओं ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट किया, इसे आर्मी ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट किया, जनता ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट किया कि हां भाई अब हमें मिसाइल चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तक 62 का युद्ध हो चुका था, 65 का युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ और 71 का युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ हो चुका था। 3 युद्ध हो चुके थे और तब हमें रियलाइज हुआ कि भाई अब हमें एक महाशक्ति बनना है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का सबसे बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि यही थे इस प्रोग्राम के करता धरता, मतलब इन्हीं का आइडिया था कि एक हम आईजीएमडीपी स्टार्ट करें। अब देखिए, अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है जो एक्चुअल में, अब आईजीएमडीपी अप्रूव हो गया, फंडिंग मिलने लग गई, पैसा मिलने लग गया, पॉलिटिशियंस पूरा सपोर्ट करने लग गए, कोई किसी तरह की राजनीति नहीं, कुछ नहीं। तो आईजीएमडीपी को सबसे पहले सोचा एपीजे अब्दुल कलाम ने कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए मिसाइल टेक्नोलॉजी में। डॉक्टर कलाम उस वक्त कौन थे? उस वक्त ये डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट लेबोरेटरी के डायरेक्टर थे, राइट। और सबका जब सपोर्ट मिला तो फिर यह प्रोग्राम गवर्नमेंट ने भी अप्रूव कर दिया और 26 जुलाई 1983 को यह प्रोग्राम अप्रूव हो गया। अब देखो, इस प्रोग्राम से हमने क्या क्या बनाया। यह जो प्रोग्राम था, इसको पैसा खूब मिला सरकार का, ठीक है, खूब पैसा मिला। हमें अनुसंधान करा, हमने शोध करा, उद्योग लगाए, जरूरत पड़ी तो सब कुछ करा। फाइनली भारत ने 5 मिसाइल बना दी, ठीक है, 5 मिसाइल बना दी अगले 20 सालों में लगभग। इनका नाम है पटना, याद रखने की ट्रिक है पटना। तो सबसे पहली मिसाइल हमने कौन सी बनाई? पृथ्वी, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ऑर्डर में है, लेकिन सबसे पहली जो थी वो पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी शॉर्ट रेंज थी, यानी बहुत कम दूरी के लिए मार सकती थी, सिर्फ 150 किलोमीटर। तो फिर हमने अग्नि बनाई। अब अग्नि क्या है? अग्नि बहुत सारे, अग्नि किसी मिसाइल का नाम नहीं है, अग्नि मिसाइल सिस्टम का नाम है। अग्नि 1 2 3 4 5 कई तरह की मिसाइल होती हैं। अग्नि बनाई, त्रिशूल बनाई, नाग बनाई और आकाश बनाई। तो ये पटना जो है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये पूछते हैं कि इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था भारत का, आईजीएमडीपी जो था, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें हमने 5 मिसाइल कौन से बनाए? तो ये हैं 5। सबसे पहला पृथ्वी, ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अब आपको पता होगा शॉर्ट रेंज मतलब जो जिसकी दूरी कम है, सरफेस टू सरफेस अब आपको पता है, बैलिस्टिक अब आपको पता है। अग्नि इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस। अग्नि कई तरह की है, तो ये मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा आपको। फिर त्रिशूल शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर। नाग 3rd जनरेशन एंटी टैंक। और आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर। तो त्रिशूल और आकाश सरफेस टू एयर हैं, ठीक है। पृथ्वी और अग्नि सरफेस टू सरफेस हैं और नाग एंटी टैंक है। ये 5 मिसाइल हमने फाइनली बनाए। तो डॉक्टर कलाम जो है, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले करा कि अग्नि और पृथ्वी मिसाइल को बनाने में, उनको डेवलप करने में और ऑपरेशनलाइज करने में। और फाइनली हमने आईजीएमडीपी प्रोग्राम को बंद करा 2008 में। यानी जो प्रोग्राम 1983 में जिसको अप्रूवल मिला था, वो 2008 में, यानी कि 25 साल के बाद जो है वो खत्म हुआ। लेकिन हमें 5 मिसाइल देने के बाद जो है पटना, ठीक है। तो अब ये कहानी बहुत जरूरी थी आपको बताने के लिए कि भाई, क्योंकि अब आपको ये पता होगा कि भाई मिसाइल बनाना कोई आसान काम नहीं है, राइट, कोई आसान काम नहीं है। तो सबसे पहले हमने पृथ्वी बनाई जो सिर्फ 150 किलोमीटर रेंज थी। यानी इसका पर्पस ये था कि बस पाकिस्तान को नजर में रखो, पाकिस्तान पे हमारी न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। फिर 1994 में जो है अग्नि बनाई हमने, और अग्नि जो है एक बहुत बड़ा स्टेप था क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा थी। उसके बाद 1990s में और हमने बाकी मिसाइल फिर शुरू करी बनानी। फिर हमने अग्नि का विस्तार करा, अग्नि 2, अग्नि 3 और ये सब बनाए। पृथ्वी 2 बनाई हमने, पृथ्वी 3 बनाई हमने। फिर हमने ब्रह्मोस बनाई फाइनली 2001 में, और ये भी बहुत रशिया के सपोर्ट से बनाई थी ब्रह्मोस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम था क्योंकि रशिया से जो हमने ब्रह्मोस मिसाइल ली थी, ये हमारी पहली क्रूज मिसाइल थी। उसके बाद फिर हमने कुछ और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बनाए। प्रद्युमन टेस्ट किया हमने, ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम था। और उसके बाद भारत और इजराइल जो है बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बना रहे हैं। 2 तरह का है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है बराक 8। इसको लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बोलते थे पहले। तो ये एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने दे दी। फिर हमने धनुष बनाई फाइनली। फिर हमने जो है प्रहार मिसाइल बनाई, फिर उसको रिप्लेस करा, प्रणाश से रिप्लेस करा। अग्नि के हम टेस्ट जो है वो लगातार करते गए, ठीक है। निर्भय बनाई हमने, फिर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल। और फिर हम MTCR के मेंबर बन गए, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी भी इंडिया को मिलने लगी है और इंडिया अब दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर भी जो है वो मिसाइल बना सकता है लॉन्ग रेंज की। तो ये MTCR बनने का फायदा भारत को हुआ।
क्लियर? अब एक एक करके सारी मिसाइल पढ़ते हैं। ये तो एक स्टोरी थी सिर्फ आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए और आपको चीजें बताने के लिए। अब हम आते हैं एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पे। एग्जाम में क्या पूछते हैं, ठीक है? तो ये आप देख रहे हो अग्नि मिसाइल, ये अग्नि मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अग्नि 1 की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारी मिसाइल को पढ़ना। सबसे पहले अग्नि 1, ये इसमें देखो क्या क्या याद रखना है आपको। इसकी रेंज पूछते हैं कई बार एग्जाम में, ये पूछते हैं किस तरह की मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, या क्या है, ये सब है, या किसने बनाई है। तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अग्नि 1 एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी रेंज है 700 से 1200 किलोमीटर। और याद रखिए रेंज ऐसा नहीं है कार्व्ड इन स्टोन है, रेंज हम बढ़ाते रहते हैं समय समय पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। डीआरडीओ ने डेवलप करी थी, मतलब इसका डिजाइन वगैरह तैयार करा था, और मैन्युफैक्चरिंग इसकी होती है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। डीआरडीओ तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो रिसर्च करके बना देती है कोई चीज, फिर कमर्शियल प्रोडक्शन उसका कौन करता है? तो कमर्शियली जो प्रोड्यूस होती है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा होती है। अग्नि आपको सारी अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अग्नि 1 मैंने आपको बता दी, ये कंपेरिजन है सारी अग्नि का, ठीक है? अग्नि 1 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम रेंज 700 से 1200। मीडियम रेंज जनरली 1000 से 3000 किलोमीटर तक होती है मीडियम रेंज। फिर अग्नि 2 इसकी रेंज है 2000 से 3500। अग्नि 3 3000 से 5000। ये इंटरमीडिएट रेंज हो गई। इंटरमीडिएट रेंज जो होती है वो और ज्यादा होती है, ठीक है? 3000 से 5500। ऐसी कोई लिमिट नहीं है वैसे कि इतने में ही होगी, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है 3000 से 5500 अगर रेंज होती है तो इंटरमीडिएट बोल देते हैं। 5500 से ज्यादा होती है तो फिर हम आईसीबीएम बोलते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 4 भी इंटरमीडिएट रेंज 3500 से 4000, और अग्नि 5 की रेंज सबसे ज्यादा है 5000 से 8000 किलोमीटर। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। क्लियर? तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे अग्नि की नंबरिंग बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी जो रेंज है, मारक क्षमता है, वो बढ़ रही है। तो अग्नि और पृथ्वी दोनों ही सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं, दोनों ही बैलिस्टिक मिसाइल हैं। फर्क इतना है पृथ्वी की रेंज कम है और अग्नि की रेंज ज्यादा है, बस इतना ही फर्क है। अब आते हैं पृथ्वी मिसाइल। भारत ने सबसे पहली मिसाइल जो बनाई थी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी आईजीएमडीपी में, वो थी पृथ्वी। ये शॉर्ट रेंज है, ठीक है? बैलिस्टिक है, सरफेस टू सरफेस है, वही सब है। पृथ्वी 2 तरह की है, पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2। पृथ्वी 1 की रेंज है 150 किलोमीटर। पृथ्वी 2 की रेंज पहले 250 थी, अब 350 तक जा रही है, ठीक है? 250 से 350 पृथ्वी 2 है। पृथ्वी 3 के भी परीक्षण किए जा रहे हैं, जिसकी माना जा रहा है रेंज 600 तक हो सकती है। इसको भी डीआरडीओ ने डेवलप करा है और इसको बनाया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। अब बात करते हैं धनुष मिसाइल। धनुष मिसाइल जो है ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज है ये भी। इसकी रेंज आप देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा 350 किलोमीटर तक है। और धनुष मिसाइल अलग से कुछ नहीं है, पृथ्वी को ही अगर हम पानी से छोड़ते हैं, नेवल वर्जन है ये पृथ्वी का ही। यानी पृथ्वी मिसाइल जो होती है, क्योंकि वो तो सरफेस से छोड़ी जाती है, सरफेस टू सरफेस है, लेकिन जो धनुष मिसाइल है हम इसको बेसिकली क्या है कि शिप से अगर छोड़ें और दूसरे शिप को मारने के लिए, यानी हम इसे सरफेस टू सरफेस की बजाय शिप टू शिप कर दें, तो फिर ये हम इसको धनुष बोल देते हैं। तो ये धनुष अलग से कुछ नहीं है, पृथ्वी ही है, बस उसका नेवल वर्जन है। नेवी जब यूज करती है उसे तो नाम उसका धनुष रखती है। इसकी रेंज भी वही है पृथ्वी 2 की जितनी, 350 किलोमीटर। अब बात करते हैं त्रिशूल मिसाइल। त्रिशूल मिसाइल थोड़ी अलग है क्योंकि सरफेस टू एयर है ये हवाई टारगेट्स को मारने के काम आती है। और इसकी जो रेंज है वो है 12 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर तक अगर कुछ भी उड़ रहा है आकाश में तो ये उसको मार सकती है 5.5 किलो का वॉरहेड लेकर, यानी 5.5 किलो तक का बम गिरा सकती है। एक बात और बता दूं, रेंज बढ़ जाती है अगर आप वॉरहेड कम कर दें। देखो सीधी सी बात है, अगर आप कोई भारी चीज फेंकेंगे उठा के तो दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन हल्की चीज फेंकेंगे तो ज्यादा दूर तक जाएगी। तो अगर आप मिसाइल के ऊपर लोड कम कर देते हैं वॉरहेड का तो रेंज बढ़ जाती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। सो ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है क्योंकि रेंज तो सिर्फ 12 किलोमीटर है, बैलिस्टिक मिसाइल है और सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब बात करते हैं आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल को इंडिया एक्सपोर्ट भी करेगा दूसरे कंट्रीज को। ये एक मीडियम रेंज की मिसाइल है और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। ये सरफेस टू एयर है, ये भी सरफेस टू एयर। और ये 50 से 60 किलोमीटर तक अगर कोई विमान उड़ रहा है, एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, तो उसे ये उड़ा सकती है 50 से 60 किलोमीटर अवे तक। अगर कोई टारगेट है 18,000 मीटर की दूरी तक, यानी कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है ये मीडियम रेंज कैसे है जब से 50-60 किलोमीटर की है। क्योंकि ये आपने मान लो ये सरफेस टू एयर है, तो आपने ये जमीन से दागी और ये हवा में उड़ रहा है कुछ। हवा में अगर ये 18,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ रहा है तो ये उसको मार देगी। लेकिन
जो दूरी है, ये फिजिकल दूरी यानी ये हॉरिजॉन्टल दूरी, ये 50 से 60 किलोमीटर। देखो दूरी दो तरह की होगी ना, मान लो आप यहां से छोड़ रहे हो और यहां प्लेन है, एक तो दूरी ये होगी हवा वाली और एक ये वाली भी तो होगी। तो जो ये हॉरिजॉन्टल दूरी है ये 50 से 60 किलोमीटर है और ये वाली दूरी जो है ये 18,000 मीटर, 18,000 मीटर की ऊंचाई तक जो है ये मार सकती है, 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तक। और ये एरियल टारगेट्स को बड़े आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकती है, यानी खत्म कर सकती है, चाहे लड़ाकू विमान हो चाहे दूसरी मिसाइल हो, तो इसे डिफेंस सिस्टम के तौर पे भी यूज किया जा सकता है इंटरसेप्ट करने के लिए। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, मान लो आपकी तरफ किसी ने मिसाइल छोड़ी तो आप उसको हवा में ही मार दो, दो मिसाइल आपस में टकराएंगी, उसे बोलते हैं इंटरसेप्ट करना। तो वही है, इसको डीआरडीओ ने बनाया है और इसको भारत डायनेमिक्स ने मैन्युफैक्चर करा है आर्मी के लिए और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने करा है एयरफोर्स के लिए। अब है नाग मिसाइल। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नाग, क्योंकि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, शत्रु का टैंक मारने के काम आती है और इसको डीआरडीओ ने बनाया है। इसकी मिनिमम रेंज है 500 मीटर, आधा किलोमीटर, और मैक्सिमम रेंज है 4 किलोमीटर। यानी टैंक अगर 500 मीटर से 4 किलोमीटर की दूरी तक है तो उसको उड़ा देगी। इसको भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर करा है। और अगर इसको हेलीकॉप्टर से छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं हेलिना। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाग मिसाइल को अगर हेलीकॉप्टर से छोड़ते हैं तो उसको हेलिना बोलते हैं। और नाग मिसाइल जो हेलिना है, हेलिना को ही हमने नाम चेंज करके ध्रुवस्त्र बोल दिया है अब, तो हेलिना को थोड़ा और मजबूत कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है और उसका नाम ध्रुवस्त्र हो गया है। तो ये एनिमी बंकर डिस्ट्रॉय करने के भी काम आ सकती है, या बैटल टैंक या आर्मर्ड व्हीकल। आर्मर्ड व्हीकल मतलब हथियारों से लैस गाड़ियां, उनको डिस्ट्रॉय करने के काम आ सकती है। और ये एक फायर एंड फॉरगेट क्लास मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट मतलब ये है ऐसी मिसाइल जिसको आप छोड़ दो तो वापस बुला नहीं सकते, ठीक है, मतलब फिर तो वो जो है मार के ही रहेगी, उसे बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट। तो फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और आप इसको किसी भी हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से छोड़ सकते हो। फिर एक मिसाइल और है संत मिसाइल। संत मिसाइल जो कुछ नहीं है, ये भी हेलिना का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। ये थोड़े लंबे डिस्टेंसेस के लिए, तो इसमें जो रेंज है वो 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर है, राइट। यानी कि कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको सिंपल कर देता हूं। नाग है, नाग को हेलीकॉप्टर से छोड़ा तो हेलिना। हेलिना का नाम हमने रख दिया ध्रुवस्त्र। हेलिना और ध्रुवस्त्र एक ही हैं, बस ध्रुवस्त्र थोड़ा सा ज्यादा एडवांस्ड है हेलिना का वर्जन। और हेलिना की रेंज बढ़ा दी तो वो बन गया संत। यानी संत भी क्या है, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर तक है, यानी शत्रु का कोई टैंक 15 से 20 किलोमीटर तक है उसको मार देगा, क्योंकि इसकी रेंज तो काफी कम है, 500 मीटर से 4 किलोमीटर है, तो इसकी रेंज थोड़ी ज्यादा है संत की। अब ब्रह्मोस की बात करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को आप कहीं से भी छोड़ सकते हो। आप पानी से छोड़ सकते हो, शिप से छोड़ सकते हो, सबमरीन पनडुब्बी से छोड़ सकते हो, या आप इसे जमीन से भी छोड़ सकते हो, हवा से भी छोड़ सकते हो, एयरक्राफ्ट, सुखोई, मिग, जिस मर्जी से आप इसे छोड़ सकते हो। तो ब्रह्मोस मिसाइल बहुत डेंजरस है, सुपरसोनिक मिसाइल है। तो ब्रह्मोस मिसाइल को ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है और ये इंडिया और रशिया के दोनों के सपोर्ट से बनी है, क्योंकि ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी भारत की डीआरडीओ और रशिया की कंपनी एनपीओ माशिनोस्ट्रोना दोनों ने मिलकर बनाई है। इनफैक्ट इसका नाम ब्रह्मोस क्यों रखा है, इसमें ब्रह्मा मतलब है ब्रह्मपुत्र नदी और मोस मतलब है मॉस्को नदी जो रशिया में बहती है। तो ब्रह्मपुत्र और मॉस्को यानी भारत और रूस की मैत्री का प्रतीक है ब्रह्मोस। सो ये मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसको आप सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट या लैंड कहीं से भी दाग सकते हो। जैसे आपने ये शिप से छोड़ी अब, ठीक है, और ये क्रूज मिसाइल है, ये ध्यान रखना है आपको, क्रूज मिसाइल है ये, निर्भय मिसाइल और ये सारी जो भी क्रूज मिसाइल है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसको ज्यादा गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती लॉन्च के बाद। और इसकी जो रेंज है इनिशियली 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसकी रेंज बढ़ा दी गई है। अब इसकी रेंज लगभग 450 से 600 किलोमीटर है और ऐसी बातें भी हो रही हैं कि ब्रह्मोस की रेंज अब 800 किलोमीटर तक जा सकती है, लेकिन जो इनिशियल रेंज थी ब्रह्मोस की वो थी 290 किलोमीटर। फिर कुछ और मिसाइल हैं जैसे प्रहार और प्रणाश। ये जो मिसाइल है ये शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं, ठीक है, बैलिस्टिक हैं दोनों, ठीक है, लेकिन बस फर्क इतना है, प्रहार जो है वो पुरानी है, प्रणाश नई है। प्रहार की जो रेंज है वो 150 किलोमीटर है और अब जो प्रणाश बनाई है उसकी रेंज हमने बढ़ा दी है, उसकी रेंज हमने 200 किलोमीटर कर दी है। तो प्रहार को हम रिप्लेस करेंगे अब प्रणाश से। प्रहार की रेंज पुरानी है 150 किलोमीटर, प्रणाश नई है, इसकी रेंज है 200 किलोमीटर और ये दोनों सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज। अब बात करते हैं निर्भय मिसाइल। ये भी एक क्रूज मिसाइल है और ये सबसोनिक है। सबसोनिक का मतलब इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम है, तो 1 से कम होगा ना, तो 0.7 मार्क है, यानी साउंड की स्पीड के 0.7 टाइम्स। ये डीआरडीओ ने बनाई है, इसकी रेंज ज्यादा है 1000 किलोमीटर। तो आपको ब्रह्मोस जो है वो शॉर्ट रेंज के लिए चाहिए, मीडियम, शॉर्ट से मीडियम, क्योंकि ब्रह्मोस की 290 किलोमीटर है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के आप उसको 400 से 500 कर सकते हो, लेकिन अगर और ज्यादा चाहिए रेंज तो निर्भय यूज करो।
तो ब्रह्मोस की तरह ही ये कहीं से भी आप छोड़ सकते हो, जहाज से छोड़ सकते हो, सबमरीन से छोड़ सकते हो, पनडुब्बी से छोड़ सकते हो, आप इसे जमीन से छोड़ सकते हो, हवा में फाइटर एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च कर सकते हो। फिर भारत की एक और मिसाइल है जिनको बोलते हैं के मिसाइल फैमिली। ये बहुत सारी मिसाइल है भारत की जिन्हें के मिसाइल सिस्टम बोलते हैं। इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है क्योंकि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये गुप्त रखी जाती है। गुप्त इसलिए क्योंकि ये हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती हैं। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब ये है, ये सारी की सारी न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर बम गिरा सकती हैं। मान लो अगर किसी देश ने पहले हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा दिया तो क्या होगा, क्योंकि हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, हम पहले न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। तो अगर किसी देश ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा दिया तो क्या होगा, तो हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यानी हम उसको, ऐसा नहीं कि हम तबाह के बैठ जाएं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं, हमारे पास ये कैपेबिलिटी है। तो हमने गुप्त जगह पे रखी हुई है के मिसाइल, हम उनसे पलट के वार करेंगे। और के मिसाइल फैमिली जो है, इसका नाम के इसलिए रखा है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे, तो कलाम के नाम पे इसका नाम के मिसाइल फैमिली रखा है। ये सबमरीन से छोड़ी जाती है, पनडुब्बियों से छोड़ी जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। के मिसाइल फैमिली सबमरीन, और सबमरीन को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। सबमरीन जो होती है, पनडुब्बियां पानी के नीचे रहती हैं, राइट, पानी के नीचे रहती हैं, और उनसे आप ये मिसाइल लॉन्च कर सकते हो। और पकड़ना इतना आसान क्यों नहीं होता, मान लो चाइना ने हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ दी, हमारे दिल्ली पे न्यूक्लियर बम गिरा दिया, मान लो, तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया अपने सबमरीन, और चाइना के आसपास इतने सारे, इतना बड़ा समुद्र है, साउथ चाइना सी है, और कहीं पे भी अपनी सबमरीन पानी के नीचे से वहां पे चाइना के ऊपर आप बम मार दो, ठीक है। तो मान लो चाइना को यह पता चल जाए, ध्यान से सुनना भी है, मान लो चाइना को यह पता चल जाए कि भारत के सारे बम जो हैं वो दिल्ली में रखे और हैदराबाद में रखे हैं, तो चाइना क्या करेगा, अपने 20 न्यूक्लियर बम दिल्ली पे गिरा देगा, 20 हैदराबाद पे गिरा देगा, खत्म सारा भारत का आर्सेनल। इसीलिए हमारे जो न्यूक्लियर बम हैं वो सबमरीन के ऊपर भी रहते हैं, क्योंकि सबमरीन को पकड़ना आसान नहीं है, तो उसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। तो सबमरीन तो घूमती रहती है पानी के अंदर, तो वो पानी के अंदर जो घूमती रहती हैं, इतना बड़ा समुद्र है, उसमें वो पकड़ नहीं पाएगा चाइना, और हम वहां से न्यूक्लियर बम सबमरीन से चाइना के ऊपर गिरा देंगे। तो उसके लिए यूज होंगी के मिसाइल। तो के मिसाइल सबमरीन से लॉन्च की जाती है, पनडुब्बियों से लॉन्च करी जाती है, और बैलिस्टिक मिसाइल है तो इनकी रेंज भी ज्यादा है। तो लेकिन एक के मिसाइल के बारे में हम जानते हैं, वो है सागरिका। हालांकि बहुत कम पता है के मिसाइल के बारे में, क्योंकि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, गुप्त रखी जाती है। लेकिन सागरिका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज है 700 किलोमीटर। फिर अगर सागरिका तो हम सबमरीन से छोड़ते हैं, समुद्र से छोड़ते हैं, समुद्र के नीचे सबमरीन पनडुब्बी से छोड़ते हैं। अगर सागरिका को हम जमीन से छोड़ेंगे तो उसको शौर्य बोलते हैं। तो शौर्य कुछ नहीं है, ये सरफेस टू सरफेस, ध्यान से देखिए, अब ये सरफेस टू सरफेस है, सबमरीन लॉन्च नहीं है ये, राइट। तो ये जमीन से छोड़े जाने वाला वेरिएंट है सागरिका का। सागरिका K-15 बोलते हैं, सागरिका को K-15 बोलते हैं सागरिका को। तो अगर सागरिका को आप जमीन से छोड़ोगे तो फिर शौर्य बोलते हैं, और शौर्य की रेंज जो है वो 750 है, और शौर्य जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी जो स्पीड है 7.5 माक है, साउंड के 7.5 टाइम्स। फिर अस्त्र मिसाइल है एक हमारी, अस्त्र मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल है। एक लड़ाकू विमान से दूसरे लड़ाकू विमान को खत्म करना है तो अस्त्र का यूज करेंगे, और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, 4.5 मैक, राइट। तो 110 किलोमीटर रेंज है, रेंज कम है ऑब्वियसली इसकी अस्त्र मिसाइल की, और इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट से इसे छोड़ा जा सकता है, अस्त्र MK1। लेकिन अब अस्त्र MK2 आ रहा है, जिसकी रेंज जो कह रहे हैं 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर हो सकती है। सो इसको मैन्युफैक्चर करा है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। फिर कई बार एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि दूसरे देशों की मिसाइल कौन सी है, तो एक बार बस नजर रख लो, डिटेल में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की मिसाइल ये हैं गजनवी, गौरी, शाहीन, बाबर और राड। ये पांचों पे क्वेश्चन आ चुके हैं, पांचों पे। चाइना की मिसाइल पूछी तो नहीं गई है, लेकिन याद रखने में कोई बुराई नहीं है। चार ही नाम है, होंग नियाओ, यिंगजी, डोंगफेंग और जूलांग। और ये डोंगफेंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको DF लिखते हैं, DF1, DF2, DF3, 15 तक जा चुकी है, DF15, DF16। जैसे भारत की अग्नि है ना, अग्नि 1, 2, 3, ऐसे ही चाइना की डोंगफेंग। तो डोंगफेंग मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अमेरिका की मिसाइल, इनके नाम याद रख लो, क्वेश्चन मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं है तो 2-3 नाम और याद रख लो क्या है। तो अमेरिका की मिसाइल ये हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इनमें है टोमाहॉक और मिनटमैन, क्योंकि ये लेटेस्ट है सबसे। हेलफायर, हार्पून, टाइटन अब यूज नहीं करता अमेरिका। मिनटमैन और टॉमहॉक सबसे इंपॉर्टेंट है, मिनटमैन और टॉमहॉक। सो ये था हमारा कंप्लीट मिसाइल का वीडियो। एक काफी कंसेप्चुअल तरीके से मैंने इसको पढ़ाया है, इतना आसान नहीं है ये टॉपिक, लेकिन जिस तरह से मैंने पढ़ाया है, एक बार वीडियो देखने के बाद ही आप 90% चीजें याद रख पाओगे और आपको मिसाइल में कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी डाउट आ जाए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज दो, तुरंत शंका का निवारण पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ स्टैटिक जीके।